हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। पेपर वेपर चल रहे हैं आपके, बढ़िया तरीके से आप पेपर दे रहे होंगे। तो चलिए, आज हम कुछ दिनों से आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई है। उसका रीज़न आपके कुछ तो पेपर वगैरह हैं, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि हम किस टॉपिक से स्टार्ट करें। दोबारा से फिर से हम किस टॉपिक से स्टार्ट करें, क्योंकि हमने पूरी 3 यूनिट अच्छे से ख़त्म कर लिए हैं। जिसमें आपने पहली यूनिट में स्थिर विद्युत, दूसरे में धारा विद्युत, और तीसरा आपका क्या है बेटा, चुंबकत्व एवं द्रव्य। अब हमारा अगला चैप्टर रहेगा बेटा, जिसका की नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यूनिट का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, जिसको कि हम आपके पेपर खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे। और जिन बच्चों ने पहले से हमारा अध्याय 1 ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ा है, उन बच्चों के लिए या आगे हमेशा के लिए, आपको जिन बच्चों ने पढ़ भी लिया है उनके रिवीजन के लिए हम बच्चे आपका अध्याय 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और जहां तक की वीडियो अभी आपके चैनल पे हैं, उतनी वीडियो में, मतलब जिस टॉपिक से मैंने वीडियो बनाई उस टॉपिक तक की सभी वीडियो में इस पे अपलोड करूंगा, आपको देखना रहेगा। और जैसे ही आपके एग्जाम वगैरह खत्म हो जाते हैं, आपकी रेगुलर क्लास है अपने ऐप पर, आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पाठ से संबंधित मिलने लगेंगी। उसमें 1-2 दिन लगेंगे आपके। आज कितनी, 15 तारीख हो गई बेटा। 1 दिन में आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, हम स्टार्ट कर देंगे नए सिरे से पढ़ना। तो आप घबराएं नहीं, मैं नया इसलिए नहीं पढ़ा रहा बच्चों, क्योंकि अभी आपके एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट का पेपर है उस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे होगे। तो इसलिए ये वाली वीडियो में आप 1 घंटा अगर देखो, और या अभी ना देखो बाद में भी देखो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से। मैं थोड़ा सा अच्छी स्पीड रहेगी, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। स्थिर वैद्युत, तो आप में से अभी एक भी कोई ऐसा बच्चा नहीं है, ये आप में से कोई भी एक भी ऐसा बच्चा शायद नहीं होगा जिसने आगे चैप्टरों को ना पढ़ा हो, या अर्थात धारा विद्युत, चुम्बकत्व एवं द्रव्य, गतिमान आवेश एवं चुम्बकत्व, तो ये चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं। तो इसमें आप 12th फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने। आज आपके फिजिक्स का पहला दिन नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो को इस तरीके से बना रहा हूं। यदि पहला दिन भी है आपकी 12th फिजिक्स का, तब भी आप क्या करो बेटा, अच्छे तरीके, यानी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो फिजिक्स में, तब भी आप इस वीडियो को देखो तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे से। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि धारा विद्युत। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, सबसे पहले विद्युत के बारे में बताऊंगा, और आप चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बेटा धारा विद्युत, सॉरी, स्थिर विद्युत क्या होती है बेटा? विद्युत 2 प्रकार की होती है, धारा विद्युत और स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में क्या होता है, जैसे मैं विद्युत के बारे में भी पढ़ा दूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि स्थिर विद्युत का क्या अर्थ है। स्थिर विद्युत मतलब जिसको बहने ना दिया जाए, ऐसी विद्युत जो बह नहीं रही हो, वो क्या है, स्थिर विद्युत। और जिस विद्युत को बहने दिया जाए उसको क्या बोलेंगे, धारा विद्युत। अब विद्युत का अर्थ आप समझते हो बेटा, धारा होती है या करंट होता है, तो करंट का अर्थ आप समझते हो इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में आप 12th फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये सब चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो बेटा, किसी भी टीचर से आपको 12th फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको 11th तक की बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, परमाणु वगैरह के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, मतलब जो बेसिक इंफॉर्मेशन है 11th क्लास तक की, 10th तक की आपने पढ़ी हो, तो आपको फिर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी सब चीजें। अब आपको यदि बिल्कुल भी नॉलेज नहीं आप करो, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा कुछ चीजों में। आपके जो भी डाउट्स वगैरह हो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा इस चैप्टर में सबसे पहले ही नंबर का टॉपिक है बेटा आपका घर्षण विद्युत। मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा। कैसे स्टार्ट करूंगा बेटा? आपका टॉपिक वाइज, ध्यान से समझना। टॉपिक क्या कहता है, किताब का टॉपिक क्या कहता है, तो देखिए, घर्षण विद्युत किताब का पहला टॉपिक है, घर्षण विद्युत। तो सर ये क्या होती है? तो बेटा सीधा सिंपल सा बढ़िया सा एग्जांपल है बेटा। आप बचपन से कई बार आपने ये एग्जांपल किया भी होगा घर पे। क्रियाकलाप है नॉर्मल सा, कैसे कि जब आपके बाल वगैरह सूखे हुए हों, या सूखी कंडीशन में, आप क्या करो, कोई भी प्लास्टिक की पेन वगैरह, कांच की कोई भी छड़ वगैरह आपने ले ली, उसमें आपने क्या किया बच्चे, अपने बालों से ऐसे इस प्रकार से रगड़ा आपने इसको, ठीक है, ऐसे बढ़िया रगड़ लिया। तो आप सब देखते होंगे कि अब मैं यदि इसको क्या करूं, हल्के वस्तुओं के पास में या कागज के या धूल के कणों के पास में ले जाऊं, तो अभी इसमें कोई भी धूल का कण या कुछ भी नहीं था जब मैंने इसको, मैंने घर्षण नहीं किया था अपने बालों से।
लेकिन अब मैं यदि अपने बालों से मैं इसको घर्षण करके और हल्की वस्तुओं को इससे आकर्षित करके देखता हूं, तो बच्चे इस वस्तु में घर्षण के पश्चात हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और तभी हम इस पदार्थ को कहते हैं कि ये पदार्थ विद्युत में हो गया। क्या हो गया? विद्युत में। आप समझिए एक शब्द, विद्युत में, ठीक है, विद्युत में हो गया, ऐसा आप कह सकते हो। किताब के हिसाब से भी मैं लिखता हूं बेटा, ये पदार्थ आपका क्या हो गया, या आवेशित हो गया, विधुन में, ऐसा लिखा, ता नहीं लिखा, विधुन में, हिंदी में बोलेंगे इसको बेटा, यानी चार्ज आ गया इस वस्तु पर। ठीक है, जैसे ही मैंने क्या किया बेटा, इसको मैंने क्या किया, अपने बालों से रगड़ा। अगर गीले बालों से रगड़ोगे तो ये इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा आपको। घर्षण विद्युत को आपको अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना हो तो कुछ नहीं, आप अभी कमरे में पंखा वगैरह चल रहा है, मैं आपको यहाँ भी एक्सपेरिमेंट करके बता सकता था, बहुत सिंपल है, आप करके घर पे देख सकते हो। तो आपको इतनी बात समझ में आई? क्या मैंने क्या बोला बेटा, कि दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि यदि किसी शुष्क दिन यानी सूखे दिन किसी प्लास्टिक के स्केल वगैरह या सूखे बालों पर हम रगड़ते हैं तो चरचर की आवाज आती है, ऐसा आपने देखा होगा। तो बेटा यही है थोड़ा सा क्या, घर्षण के कारण उस पदार्थ में आवेशित हो जाना, उस पदार्थ में यानी विद्युत आ जाना, उसी को हम कहते हैं बेटा घर्षण विद्युत। तो मैं आपको थोड़ा सा लिखवा रहा हूं, आप इसको लिखिए कि घर्षण विद्युत की परिभाषा या इस प्रकार से, क्या विद्युत वह ऊर्जा है, विद्युत वह ऊर्जा है, विद्युत की परिभाषा लिख रहा हूं तो सबसे पहली परिभाषा आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे, क्या विद्युत वह ऊर्जा है, मतलब एक ऐसी एनर्जी बेटा, या आप कहो घर्षण के कारण आई या कहीं से भी आई, एक ऐसी एनर्जी जो अगर किसी वस्तु में आ जाती है तो वो वस्तु हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उसमें आ जाता है। ये पेन थी, जब मैंने इसको घर्षित नहीं किया था, इसका घर्षण, तब इसमें कोई भी बेटा क्या नहीं था, आकर्षण करने का गुण नहीं था हल्की वस्तुओं को। जब मैंने इसको घर्षण कर लिया, इसके बाद में इसमें क्या आ गया बेटा, आकर्षण गुण आ गया हल्की वस्तुओं को। चलिए, तो विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में, जिसके कारण, टॉपिक है बेटा ये हमारा, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक, विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण, जिसके कारण पदार्थ में, क्या लिखेंगे आप बेटा, जिसके कारण पदार्थ में हल्की वस्तुओं, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अर्थात विद्युत एक ऐसी एनर्जी है, जो एनर्जी अगर मेरे पास आ गई, चलो ठीक है, आप तो पदार्थ मत बोलो, मेरे पास आ गई, तो मैं क्या करने लगूंगा, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगूंगा। ठीक, ऐसी कंडीशन है। तो ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा मैं आपको किताब में से पढ़ के बता रहा हूं, आपको मतलब टॉपिक वाइज चल रहा हूं मैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आपके पास बुक हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझे बेटा, क्या है, ध्यान से सुनेंगे कि जो हम इस पेन को रगड़ते हैं बालों से, इसकी सबसे पहले जो खोज की थी, इस घटना का अध्ययन बेटा ईसवी से लगभग 600 साल पहले यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने किया था। इसका वर्णन किसने, यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने किया था। उन्होंने जब अंबर को, अंबर एक पदार्थ होता है, अंबर की छड़ को, फर मान लो, फर एक कपड़ा होता है, बिल्ली की खाल मान लो, या आप जो भी है, बिल्ली की खाल, फर, इनसे अंबर को रगड़ा बेटा, ध्यान से समझना, रगड़ा तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगी। कौन, अंबर की छड़ को जैसे ही बिल्ली की खाल से या फर के कपड़े से रगड़ा तो वो क्या करने लगी बेटा, छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगी। ठीक है, अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो अंबर था उसको, अंबर को यूनानी भाषा में, अंबर को किसमें, यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर को क्या बोलते हैं बेटा, यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यहीं से इसका नाम पड़ जाता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी नाम आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत का इंग्लिश नाम है इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया बेटा। पदार्थ का नाम क्या था, अंबर, अंबर को यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन शब्द से कौन आया बेटा आपका, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि विद्युत का इंग्लिश नाम है। तो यहां से हमने क्या लिया, इसी इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी नाम क्या है बेटा, विद्युत है। और विद्युत क्या है, तो मैंने ये अभी परिभाषा लिखी है विद्युत की। क्या है विद्युत बेटा, क्या विद्युत वह ऊर्जा है, अभी यहाँ पे घर्षण विद्युत के बारे में बेटा, विद्युत के बारे में परीक्षा में कुछ आएगा तो अलग अलग जगह पे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से लिखना है। धारा विद्युत परीक्षा में आई तो अलग लिखना है, स्थिर विद्युत परीक्षा में आई तो आपको अलग लिखना है। क्या लिखोगे, स्थिर विद्युत वह ऊर्जा है जो किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण ला देती है।
अर्थात वह ऊर्जा किसी पदार्थ में आ जाए तो वो पदार्थ क्या करेगा, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। ध्यान से, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, अब ध्यान से, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, ध्यान से समझना, आपस में रगड़ने पर, बेटा मैं आपको रगड़ने पर, मैं आपको पूरी जो किताब में लिखा हुआ है, कोई सी भी किताब है, उसको पूरा तो मैं आपको क्लियर कर नहीं सकता। बिल्कुल जो भी मतलब क्लियर तो मैं पूरा कर सकता हूं, सॉरी, पढ़ के पूरा नहीं बता सकता, या मैं लिखवा नहीं सकता उस पूरी बात को। जैसे कि आप कहोगे पूरा नोट डाउन करो, तो जो मुख्य मुख्य बातें होंगी उन चीजों को हम लिख लेंगे। तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनमें उत्पन्न जो आपकी घर्षण होती है, उनमें उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को, उनमें उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। ये जो पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं यही इंपॉर्टेंट है, घर्षण विद्युत कहते हैं। अब आपने समझा क्या कि भैया विद्युत वह ऊर्जा जिसके कारण पदार्थ में हल्की वस्तुओं का गुण आ जाता है। तो पदार्थ में हल्की वस्तुओं का गुण लाने के लिए हमने क्या किया, पदार्थ को किसी भी दो पदार्थों का आपस में रगड़ा, और दो पदार्थों को आपस में रगड़ने से उसमें भी वही गुण आ गया। तो कैसे आया वो विद्युत, घर्षण की वजह से। तो वो उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम घर्षण विद्युत कहते हैं। तो ये परिभाषा काय की हो गई, विद्युत की, ये पहली परिभाषा हो गई आपकी। दूसरी परिभाषा काय की हो गई बेटा, आपकी घर्षण विद्युत की। अब आगे समझिए बेटा, इस घटना का विस्तृत जो अध्ययन था वो 16वीं शताब्दी में किस वैज्ञानिक ने बेटा, विलियम गिलबर्ट ने किया था। किसने, विलियम गिलबर्ट ने किया था। हालांकि फिजिक्स में जो अभी अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें वैज्ञानिकों के नाम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी क्लास के हिसाब से, ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने ये पाया कि जो अंबर की भांति अन्य पदार्थ हैं, मतलब और भी पदार्थ हैं बेटा, जैसे कांच हुआ, एवोनाइट हुआ, ये पदार्थ है, कांच, एवोनाइट, गंधक, लाख, देखना अंबर के जैसे ही बेटा और भी पदार्थ, कौन सा, जैसे कांच है, एक एवोनाइट होता है बेटा पदार्थ, एवोनाइट की छड़ है, आप गंधक ले लो, आप लाख ले लो, आप ये इस प्रकार से कई पदार्थ थे, और भी ले रखा है गंधक लागा। तो इन पदार्थों को भी बेटा आपस में रगड़ा गया, मतलब इन पदार्थों को भी बिल्ली की खाल वगैरह या फर के कपड़े से, रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। तो इनमें भी इसी प्रकार का क्या आ गया, गुण आ जाता है। कैसा आ जाता है, ध्यान से सुनना। आदि रेशम, फर या ऊन, इनको किससे रगड़ा गया बेटा, या तो आप रेशम से, कैसे, रेशम के कपड़े से, फर से या ऊन से, ये सभी आप जानते हो बेटा, ठीक है। इनसे इनको रगड़ा गया। अंबर, कांच, एमोनाइट, गंधक आदि इनकी छड़ों को, ये बेटा कुचालक पदार्थ हैं, एक प्रकार कुचालक, या कहो आप एक कैसे प्लास्टिक वगैरह के पदार्थ हैं, इनको इनसे रगड़ा गया, इनके कपड़े से। जैसे ये मान के चलो आपका क्या है, इनमें से कुछ भी मान लो, ये मेरे पास एक कपड़ा है, ये मैंने इस प्रकार से इसमें रगड़ा, तो इसमें क्या आ जाता है बेटा, हल्की सी विद्युत आ जाती है, यह एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि ये पदार्थ हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगेगा। अब आगे सुनना है, हल्की वस्तुओं का आकर्षित करने का गुण प्राप्त कर लेते हैं। यह गुण प्राप्त करने पर जो पदार्थ है वो विद्युत में हो जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। यह गुण प्राप्त जो पदार्थ कर लेता है वो क्या हो जाता है, विद्युन में हो जाता है। विद्युन में यानी वो पदार्थ विद्युन में हो गया, ध्यान से समझना, विद्युन में, या आप विद्युन में मत बोलो, ये शब्द ऐसा है, वो पदार्थ आवेशित हो जाता है। अब तो बोलोगे वह पदार्थ क्या हो जाता है, इन दोनों को आपस में रगड़ने पर पदार्थ क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। विद्युन में मत बोलो, आप बोलो आवेशित, या चार्ज हो जाता है पदार्थ, ठीक है। ध्यान से सुनना, जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उस पदार्थ को हम बोलते हैं आवेशित। चलिए यहां पे अगला पॉइंट लिख रहा हूं, जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं, जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित, हल्की वस्तुओं को आकर्षित, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे या उस पदार्थ को आवेशित कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवेशित पदार्थ कहते हैं। मैं आपको एक एक बात लिखवा रहा हूं जो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको समझने वाली, याद रखने वाली जो बातें हैं वो मैं आपको स्पष्ट लिखवा दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। चलिए, यदि पदार्थ में उत्पन्न हुई इस विद्युत को, अब ध्यान से सुनना, अब हमने क्या कर लिया, देखो ध्यान से, अंबर, कांच, एवोनाइट, गंधक, लाख आदि की छड़ों को हमने इन कपड़ों से रगड़ा, तो वो पदार्थ कैसा हो गया बेटा, आवेशित हो गया। यदि इस आवेशित पदार्थ के आवेश को हम क्या किया जाए,
स्थिर रखा जाए, बहने नहीं दिया जाए, तो इसको हम स्थिर विद्युत कहते हैं। अगला, अब आपसे या परिभाषा बात करूं मैं किसकी, स्थिर विद्युत की, तो आप क्या बोलोगे बेटा, स्थिर विद्युत की परिभाषा क्या बोलोगे कि जब किसी कांच की छड़ वगैरह को हम अंबर के कपड़े, वो रेशम के कपड़े वगैरह से रगड़ते हैं, तो वह जो पदार्थ है वो आवेशित हो जाता है। इस आवेश को यदि बहने ना दिया जाए, स्थिर रखा जाए, तो उस विद्युत को हम बोलते हैं बेटा स्थिर विद्युत। यानी आप कह सकते हो इसमें ध्यान से कि यदि पदार्थ में उत्पन्न हुई इस विद्युत को स्थिर रखा जाए तो इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। आप एक काम करो, यहीं लिख लो, ये पूरी परिभाषा आ जाएगी साथ में। यदि, क्या बोलेंगे हम, यदि पदार्थ में उत्पन्न हुई, यदि पदार्थ में उत्पन्न हुई, क्या बोला बेटा, पदार्थ में उत्पन्न हुई इस विद्युत को, इस विद्युत को क्या लिखा जाए बेटा, इस विद्युत को स्थिर रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, तो इसे, या बहने नहीं दिया जाता है, तो इसे स्थिर विद्युत या स्थिर विद्युत कहते हैं। चलो, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना बेटा। आप में से बहुत से बच्चे, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये बेटा बेसिक नॉलेज है, आप समझे, पाठ को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल ये जानदार बात है, समझो, आप जानकारी वाली बात है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। आप अन्य किसी टीचर की वीडियो वगैरह देखो अगर कहीं पे, तो आपको लगेगा वो टीचर एक अलग तरीके की बात कर रहा है। बेटा ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, आपको आगे पार्ट में जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे, आपको शानदार तरीके से न्यूमेरिकल और पूरी सब डेरिवेशन वगैरह जो भी होगा फिजिक्स में, आपको कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। तो अभी हमने क्या क्या सीख लिया, क्या विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनमें विद्युत को, मतलब जो उत्पन्न होती है, उसको घर्षण विद्युत कहते हैं। जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ रहा है वो क्या होता है, आवेशित पदार्थ होता है। और यदि इस आवेश को या इस विद्युत को बहने नहीं दिया जाए, तो इस विद्युत को हम स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, चलिए आ गई मेरी बात बेटा आपको समझ में, इतना मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से, अब स्पीड बढ़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, आप किताब को पढ़ के भी इनको समझ सकते हो। ठीक है, चलिए। 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पाया कि रेशम से कांच की छड़ को रगड़ने पर कांच की छड़ में, तथा फर्श से एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न विद्युत परस्पर क्या है, विपरीत प्रकृति। मतलब ऐसा पाया बेटा, कुछ वैज्ञानिकों ने फिर बाद में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि जब मैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ रहा हूं, एबोनाइट की छड़ को फर के कपड़े से रगड़ रहा हूं, तो जो कांच की छड़ पे आवेश आ रहा है, कांच की छड़ आवेशित हो रही है, उसमें जो विद्युत आ रही है, ठीक, और जो बेटा एबोनाइट की छड़ में विद्युत आ रही है, ये दोनों अलग अलग प्रकृति की हैं। यानी कांच की छड़ पे जो विद्युत आ रहा है वो अलग प्रकृति है, और एवोनाइट की छड़ में आ रहा है ये अलग प्रकृति के। तो यहां से पता चलता है बेटा आपका आवेश के बारे में। ये पूरा मैं साफ कर दूं अच्छे से, ये पूरा साफ कर दूं अच्छे से। और अब यहां पे एक और स्टार पॉइंट आपका रहेगा मेन, केवल कुचालक पदार्थों को, ध्यान से, केवल कुचालकों को, केवल कुचालक पदार्थों को, कुचालक पदार्थों को आपस में रगड़ कर, केवल कुचालक पदार्थों को आपस में रगड़ कर ही उन्हें आवेशित किया जा सकता है। कैसा, आवेशित किया जा सकता है। ध्यान से बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, किया जा सकता है। यदि कोई पदार्थ चालक है, जैसे आपने एक धातु ले ली या दो धातुओं को आपस में रगड़ लिया आपने, और आप कहो कि उस धातु पर भी, धातु चालक को, चालक तो आप समझते हो बेटा, जिसमें विद्युत धारा बहती है वो चालक है, जिसमें नहीं बहती है वो चालक है। तो बात आई समझ में। तो आपने धातु को अन्य किसी धातु से रगड़ लिया और आप कहो कि इसमें विद्युत आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। घर्षण विद्युत है, या घर्षण करके हम आपस में रगड़ के जिनमें विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, वो केवल हम किसके लिए कर सकते हैं, कुचालक पदार्थों के साथ ही कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि आपने कोई भी ऐसे पदार्थ लिया और उसको अपने बालों से इस प्रकार से रगड़ा, यदि आपके बाल गीले थे तो बेटा आपके जो पदार्थ था उस पर आवेश नहीं आएगा। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो, तो मैं अभी आपको इसको साफ कर रहा हूं, और आगे देखिए अब क्या टॉपिक है। अगला टॉपिक है घर्षण विद्युत। हो गया, मैंने आपको देखो इसमें काय काय की परिभाषा बता दी बेटा, विद्युत की बता दी, आपस में विद्युत, घर्षण विद्युत बता दिया, आवेश का मतलब बता दिया, और आवेश कितने उत्पन्न होता है ये बात है। तो 1 2 3 4 5 पांच आपको इंपोर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, या आपसे बोलें कि आवेश क्या है,
सबसे पहला प्रश्न आपको मैं यही बता देता हूं बेटा, जो मैंने यहां से क्लियर किया है कि आवेश क्या है, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं बेटा आवेश के प्रकार। तो आवेश की आप ऐसी परिभाषा सुन सकते हो या समझ सकते हो बेटा कि आवेश एक प्रकार की एनर्जी है। आवेश एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। जब भी दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ पर वह एनर्जी आ जाती है, या दोनों पदार्थों पर वो एनर्जी आ जाती है, जिसका कि नाम आवेश रखा हुआ है। और सर ये आवेश जो एनर्जी है जी किसी पे आ गई तो क्या होगा, वो पदार्थ हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगेगा। कोई भी आपसे इस दुनिया में पूछ ले, आवेश को समझने के लिए अभी आप इतना ही समझे। जैसे जैसे आप क्लास को आगे पढ़ते जाओगे, ये पूरा चैप्टर ही आवेश एवं विद्युत क्षेत्र है। चैप्टर का नाम ही क्या है, स्तर विद्युत या आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। चैप्टर का नाम ही क्या है बेटा आपका, पूरा आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। यही तो हम पढ़ेंगे, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो पूरा चैप्टर में आवेश है, तो आप घबराए ना। आवेश समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार जो कि आप सभी जानते हो पहले की क्लासों में से भी। आवेश दो प्रकार का होता है बेटा, एक होता है बच्चे आपका धनावेश, और एक होता है बेटा आपका दूसरा ऋण आवेश। ठीक है, एक होता है बच्चे, प्रकृति में दो ही प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। आप बोलोगे सर धनावेश कैसे कहते हैं, तो बेटा देखा ऐसा गया, पहले आप ये सुनिए, एग्जाम्पल करके देखा गया। कैसा करके देखा गया, आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, इसको किताब में जिस तरीके से समझा गया है ऐसे में अगर आपको समझाने बेटा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। और ऑनलाइन में टाइम की ही सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चा वीडियो अंदर तभी देखता है जब उसकी टाइमिंग कम होती है, क्योंकि आपके पास समय मोबाइल चलाने के लिए तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत कम समय होता है। तो इसलिए मैं कम समय की वीडियो ही बनाऊंगा। तो अब सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ऐसा किताब में हो रहा है बेटा। कोई सी भी आप किताब उठा के लीजिए, यही सब टॉपिकों से आगे किताब को चलाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आवेश को दो प्रकार से बता दिया बेटा, एक आपका कैसा होता है धनावेश और एक आपका कैसा होता है ऋणावेश। इसके बाद मैं आपको दो पॉइंट लिखवा रहा हूं बेटा, कि जैसे दो वस्तुएं हैं उन पे आवेश आ गया, जैसे कि कोई भी वस्तु में, अभी आपको एक चार्ट बनवा दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस वस्तु को आप किससे रगड़ते हो तब कौन सी वस्तु पर किस प्रकार का आवेश आता है। या जब वस्तु पर आवेश आ गया था तो एक प्रकार की वस्तु को नाम दे दिया गया था कि ये धनावेशित है, और दूसरे प्रकार की जो वस्तु है या दूसरी वस्तु है जिस पर प्रकार का आवेश आया था उसका नाम बता दिया गया था कि वो क्या है, ऋण आवेश है। चलिए आप ध्यान से समझिए कि समान प्रकार के आवेश, जैसे मान के चलो आपने दो पदार्थों को आपस में रगड़ा, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस बात को आप समझ भी सकते हो अच्छे तरीके से, क्या प्रतिकर्षित करते हैं। सर कैसे, देखिए। और दूसरा है बेटा आपका विपरीत प्रकार के आवेश। कैसा, विपरीत प्रकार के आवेश। बेटा आवेश नहीं करते, आवेशित जो वस्तु होती है वो करती है। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान से समझना, इसका अर्थ भी समझा दूंगा मैं थोड़ा सा। ये दो लाइन है और मैंने आपको बता दी। सर इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है बेटा कि ये मान के चलो एक स्टैंड है ऐसे, इस पर एक वस्तु है, देखो ये एक वस्तु है इस यहाँ पर, और एक और बेटा इस तरीके से कुछ अलग स्टैंड है, इस पर एक और वस्तु है। ये देखिए आप ध्यान से, चलो मैंने इस, ये भी एक कांच की छड़ मान के चलो आप, क्या है बेटा, कांच की छड़ मान के चलो आप बेटा। तो दो कांच की छड़ें हैं जिसको मैंने बेटा आप कोई भी मान लो रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो कांच की छड़ को रेशम से कपड़े पर हम जब रगड़ते हैं और हम इसको पास में लेके आए, दो कांच की छड़ें थी, इसको अलग रगड़ा इसको अलग रगड़ा, और दो कांच की छड़ जब हम इनको पास में लेके आए स्वतंत्रता पूर्वक लटका है, तो इन्होंने क्या किया बेटा, ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित हुई। तो इसका तात्पर्य, अब हमें नहीं था पता जिस समय पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तब किसी को नहीं था पता कि इन पर धनावेश होता है या ऋणावेश, लेकिन इन पर जो भी आवेश था बिल्कुल एक जैसा था, क्योंकि ये दोनों कांच की छड़ों को मैंने काई से कपड़े से रगड़ा, तो दोनों कांच की छड़ों को ऊन से मैं अगर रगड़ूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, आप ऊन से, फर से, जिससे भी रगड़ो, बिल्ली की खाल से आपको बिल्ली मिल जाए तो बिल्ली की खाल से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझे बात को। तो इन दोनों को पास में लाया गया, तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, प्रतिकर्षित किया। क्या किया, प्रतिकर्षित किया, दूर हट गए एक दूसरे से। समझ, तो इससे हमें क्या पता चला, इन पर एक जैसा आवेश था, तो हमें पता चला कि जो समान प्रकार के आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और ऐसा ही विपरीत आवेशों के साथ में किया। इसको मैं अन्य किसी चीज के पास ले जाऊं, जिस पर जैसे एवोनाइट की छड़ थी, तो एवोनाइट की छड़ के पास में लेके गया तो उसने इसको क्या किया, आकर्षित किया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एवोनाइट की छड़ है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश था, और जो कांच की छड़ थी उस पर अलग प्रकार का आवेश। चूंकि इस समय पता नहीं था कि ये धनावेश है कि ऋणावेश,
तो दोनों को आपस में क्या किया गया, पास लाया गया। तो एबोनाइट की छड़ को कांच के पास मिलाया, दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित किया। जब एबोनाइट एबोनाइट को पास मिलाया तो दूर हुआ, कांच कांच को पास में लेके आए तो भी ये क्या हुआ बेटा, दूर हुआ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो समान प्रकार के आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा। चलिए अब मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं टॉपिक, इनको लिखिए। रगड़ी जाने वाली वस्तुएं, मैं आपको यहां से देख रहा हूं कि आपने कांच से रेशम के कपड़े को रगड़ा, कांच से रेशम के कपड़े को रगड़ा, तो बेटा जो आपका धनावेश है वो काय पे आएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं धनावेश, वो आता है बेटा कांच पर, काय पर आता है, कांच पर। और रेशम के कपड़े पर क्या आ जाता है बेटा, ऋणावेश। क्या है, ऋणावेश। ध्यान से समझेंगे आप, तो किस पे आ जाएगा बेटा, रेशम पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। यानी कांच और रेशम को, ये क्या है, रगड़ी जाने वाली वस्तुएं, रगड़ी जाने वाली वस्तुएं। ध्यान समझना, ये सब कुछ अलग है। अगली, अब अगर आप फर और एबोनाइट की छड़ को, ये पदार्थ होते हैं बेटा, फर और एबोनाइट। तो ध्यान से समझेंगे, फर पर आता है बेटा धनावेश, जो फर का कपड़ा टाइप का होता है उस पर आता है धनावेश, और एबोनाइट की छड़ जो होती है उस पर आता है ऋणावेश। एक और चीज को रगड़ रहा है बेटा, ऊन और प्लास्टिक। कोई भी ऊन की वस्तु है, या मतलब ऊन की वस्तु क्या, ऊन है और प्लास्टिक की वस्तु है, उल्टा बोल दिया था, प्लास्टिक। तो बेटा आपका ऊन पर क्या आता है, धनावेश। क्या आता है, ऊन पर क्या आता है, धनावेश, और प्लास्टिक पर क्या आएगा बच्चे, आपका ऋणावेश। आगे इसके बाद आता है ऊन और रबर। अगर हमने ऊन को रबर से रगड़ा, रबर की कोई वस्तु है उसको आपस में रगड़ के देखा, तो बेटा वही है, ऊन पर क्या आ रहा है, धनावेश, और रबर पर क्या आ रहा है, ऋणावेश। रबर भी एक प्रकार की प्लास्टिक है। तो ये सारणी आपको देख के कहीं भी कभी भी आप इससे पता लगा सकते हो कि भाई किस वस्तु को किससे रगड़ा जाता है, तब उस पर कौन से प्रकार का आवेश आता है। ठीक है, चलिए अब आप समझिए अच्छे तरीके से, मैंने आपको कितनी बातें बता दी हैं। चलो कमेंट करके जल्दी से बताइए बेटा, समझ में आ रहा है क्या। अब यहां से थोड़ा सा पार्ट अच्छा से स्टार्ट हो जाएगा। ये जानकारी थी, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जल्दी से बताइए। जय श्री कृष्ण सभी को बेटा, जल्दी से बताइए बेटा, जितने बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं जल्दी से बताइए। यहाँ तक का आया, बढ़िया समझ में। वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, जबकि मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई हैं। यही तो इसमें समस्या होती है, जब किसी भी चैप्टर का हम बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जब भी हम किसी चीज का, रवि कह रहे हैं बेटा आ रहा है समझ में, चलो तो बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जब भी हम किसी भी पार्ट का बेसिक इन्फॉर्मेशन चालू करते तो आपको समय लगता है, आधे घंटे में मैंने आपको ये छोटी मोटी चीजें बताई, जबकि ये 2 मिनट की चीजें थी, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और भी अभी तो मेरे पास क्या बेटा, कुछ दिनों बाद अपने मतलब यूट्यूब पे आपको, जैसे मैंने अभी क्या बोला, कांच की छड़ को इससे रगड़ा, मैं आपको यही रगड़ के एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। ये वीडियो आपको अवेलेबल रहेंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ समय लगेगा। अभी बेटा मैं मेरे होम टाउन या जिस जगह वहां से बाहर हूंगा, आपको पता है इन सब चीजों के लिए मैं अकेला हूं। आपको एक और अटेंडर की आवश्यकता होती है, जो हमारा क्या करे, हेल्प करे कैमरे वगैरह को पकड़ने के लिए, या कुछ भी जिस तरीके। तो आपको सब प्रकार के वीडियो मिलेंगे। अभी तो आप केवल चीजों को पढ़ के समझ लीजिए, मतलब पूरा प्रैक्टिकल मिलेगा फिजिक्स का, बिल्कुल ये गारंटी है आपको, बिल्कुल पूरा प्रैक्टिकल मिलेगा। चलिए करवाऊंगा मैं इस बार बहुत शानदार तरीके से। आपकी 12th क्लास खत्म होने से पहले आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल में करवा चुका हूँ। चलिए ये मैं साफ कर देता हूं। अब आप ध्यान से सुनिए, ये याद कर लेना, कांच, रेशम, फर, एबोनाइट, ऊन, प्लास्टिक, ऊन, रबड़, किसके पास क्या आवेश आता है, मैंने आपको पूरा लिख के बता दिया है। अब यहां से पार्ट अच्छा सा स्टार्ट होता है, कहने लायक, समझाने लायक, पढ़ाने लायक। चलो तो बेटा दूसरा, मैंने आपको क्या क्या मैं यहां पे लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया घर्षण विद्युत, क्या पढ़ाई, घर्षण विद्युत। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया आवेश के बारे में, ठीक है। अब तीसरा है बेटा आवेश उत्पत्ति का, तीसरा है आपका टॉपिक आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यहां से पार्ट सही चालू होता है। हमारा टॉपिक है बेटा, दूसरा ही टॉपिक है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यही आता है परीक्षा में, मतलब पूछने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये बेस है, और ये अच्छा खासा बेस है। चलो तो इसके लिए आप ध्यान से सुनोगे मेरी कुछ बात है। क्या सुनोगे, क्या हम सभी जानते हैं बेटा, ये थ्योरी में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ बेटा परमाणु से मिलकर बना होता है। सभी जानते हैं परमाणु के बेटा केंद्र में एक छोटा सा भाग होता है बेटा नाभिक,
और उसके बाहर होती हैं कक्षाएं। नाभिक में आप सबको पता है कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर जो कक्षा होती है उनमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। नाभिक पे कौन सा प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनावेश, आप सभी जानते हो, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। ये दोनों एक दूसरे के, अभी आली बताया, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो नाभिक का धनावेश और कक्षाओं का ऋणावेश, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हुए बंधे रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो पास वाली कक्षाओं में होते हैं, जिन पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होता है, उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन जो बेटा बहुत दूर होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो परमाणु संरचना, ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इस तरीके से होती हैं। और एक और मान लो, तो बेटा जो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हो कितने क्या होते हैं, देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है। क्लियर, इनका इन पे आकर्षण बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो ये पास वाले हैं। अब कोई बेटा, इन्हें कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। ये कैसे होंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन्स, यानी जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इन पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा है। लेकिन एक आध इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो गई बेटा, ज्यादा हो जाती है, तो इस पर क्या हो जाता है, आकर्षण बल कम हो जाता है। और आप ये भी, हम भी जानते हैं इस बात को, जो हमसे जितना ज्यादा दूर होता है उस पर उतना कम हमारा आकर्षण रहता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे से बहुत दूर दूर बैठे, हो सकता है आप में से कोई बच्चा बिस्तर पे सो के मेरी वीडियो देख रहा हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप मेरे सामने बैठते तो मैं, आप बिल्कुल, आप मेरे तरफ, हो सकता है कोई टीवी के सामने बैठ के देख रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, खाना खाते समय वीडियो देख रहा हो, तो ऐसे नहीं पढ़ाई करना होता है। जब आप सामने बैठे होते तो मेरा पूरा कंट्रोल आपके पास होता, जब आप मेरे पास में होते वही सिस्टम यहाँ होता है, जो पास में है उस पर आप जो आकर्षण बल है वो ज्यादा है, और जो दूर है उस पर आकर्षण बल कम है। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है बेटा, जो दूर इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक से, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन्हें बोला जाता है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब सर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कि जिसको थोड़ी बहुत एनर्जी आप दे दो तो वो पदार्थ को छोड़कर बाहर जा सकता है, पदार्थ को छोड़कर नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, पदार्थ के परमाणु की उस कक्षा को छोड़कर चला जाता है, तो परमाणु को त्याग देता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि किसी पदार्थ से इससे निकल गए, इस परमाणु से, तो इस परमाणु में हम जानते हैं बेटा क्या, परमाणु कैसा होता है, विद्युत उदासीन। परमाणु कैसा होता है बेटा, विद्युत उदासीन होता है। सर इसका क्या मतलब हुआ, अरे बेटा जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन, तो जितना ऋणावेश, और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना ऋणावेश होता है उतना ही प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश। आप ये सभी चीजें जानते हो। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश कितना होता है, माइनस का 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलोम। कूलोम आवेश का मात्रक है, मैं बात करूंगा आवेश के मात्रकों पर। प्रोटॉन पे धनावेश तो इतने का इतना ही होता है, अकेला प्रकृति विपरीत होती है। ठीक है बेटा, ये, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है, 0 होता है, ध्यान से। तो बेटा एक पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो जितना नाभिक पर धनावेश उतना पूरी कक्षाओं में मिलाकर ऋणावेश। तो इसका मतलब परमाणु क्या, विद्युत उदासीन है, ना परमाणु धनावेशित होता ना परमाणु ऋणावेशित होता। ये आपको समझ में आ गया। तो जब परमाणु विद्युत उदासीन है, परमाणु विद्युत उदासीन है, ठीक। अब क्या कही, एक आध इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, चलो अभी साफ नहीं कर रहा है इसको, एक आध इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो इसका मतलब इसका ऋणावेश कम हो गया, तो ज्यादा क्या हो गया, धनावेश। तो हम इस पदार्थ को कहेंगे कि भैया ये धनावेश से तो हो गया है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के निकलने से या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, जब भी कोई परमाणु, किसी पदार्थ का कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उस पर एक धनावेश ज्यादा हो गया, जी बराबर है ना दोनों। और एक अगर उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो क्या ज्यादा हो गया बेटा, ऋणावेश ज्यादा हो गया। धनावेश से दोनों बराबर थे, देखो ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऋणावेश ज्यादा हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, त्यागा या ग्रहण केवल इलेक्ट्रॉन किया जाता है, प्रोटॉन थोड़ी नाभिक में से निकल के जाएगा, कैसे कर हुई बाहर चला गया है। आप अंदर अंदाज तो लगा लो, एक प्रकार से जेल है, जो जेल का बिल्कुल सबसे अंदर का सेल है, बिल्कुल सबसे अंदर का, वहां का कैदी भाग जाएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, सबसे बाहर कोई बाउंड्री बाउंड्री पे खड़ा है तो वो आराम से भाग के जा सकता है, ठीक। अब आप आगे सुनिए बेटा, ये मैंने किताब का लगभग पूरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु में जाते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु में जाते हैं, मतलब वस्तु से नहीं जाते, वैसे परमाणु से जाते हैं, परमाणु से दूसरी वस्तु पे चले जाते हैं, ठीक है। उस वस्तु पर क्या आता है, धनावेश। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये कम हो गया, तो अब दोनों चीजें बराबर थी, तो ज्यादा कौन हो गया बेटा आपका, दोनों चीजें बराबर थी तो ज्यादा कौन हो गया आपका, धनावेश, ठीक है।
और यदि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उस पर ज्यादा कौन हो गया, ऋण आवेश, तो उस पर क्या आ जाता है बेटा, ऋण आवेश आ जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। मैं इसको एक बार पूरा बोल के बताता हूं। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और परमाणु के बाहर कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पास वाले नाभिक की कक्षाओं में होते हैं, नाभिक की पास वाली कक्षाओं में होते हैं, उन पर नाभिक के कारण आकर्षण बल ज्यादा रहता है, उन्हें हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जिन इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बहुत दूर होते हैं, बाहर की कक्षाओं में होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हल्की सी आप एनर्जी दे दो, वो हमने घर्षण से एनर्जी दी थी या कहीं से भी आपने उसको हल्की सी एनर्जी दी तो वो उस कक्षा को छोड़कर चला जाता है, उसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन चला गया, चूंकि परमाणु में जितने, छोड़ समझना, परमाणु में जितने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और जितने होते हैं प्रोटॉन, दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर, अर्थात परमाणु होता है विद्युत उदासीन। तो अब आप समझे बात को कि एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो परमाणु पर आ जाता है धनावेश ज्यादा हो गया या धनावेश की मात्रा ज्यादा हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी ने ग्रहण कर लिया, किसी पदार्थ ने, वस्तु ने, तो उस पर ऋणावेश ज्यादा आ जाता है, तो वो वस्तु हो जाती है ऋण आवेशित। तो ये है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब पदार्थ धनावेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अर्थात पदार्थ ऋण आवेशित हो गया। तो मैं आशा करता हूं ये मेरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, और किस वस्तु पर धनावेश आता है, किस वस्तु पर ऋणावेश आता है। ठीक है, चलिए अब आता है बेटा इसी आधार पर अगला टॉपिक बेटा आपका चालक तथा कुचालक। मैं बिल्कुल आपको हर टॉपिक को स्पष्ट कर रहा हूं। चलो यही लिख रहा हूं मैं, तो आपको तीसरा टॉपिक है बेटा आपका जिसमें आपको समझाया जा रहा है चालक तथा कुचालक। तो आपको मैं बता देता हूं बेटा, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा बहती है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए सर, चालक कुचालक तो हम पहले से पढ़ते हैं बचपन से, बहुत छोटी क्लास से, लगभग 6-7 से हमें चालक की परिभाषा पता है क्या, कि जो अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित होने जाता है, जाने देता है। अब पॉइंट समझना, क्या हम यहाँ पे धारा विद्युत पढ़ रहे हैं, नहीं, तो जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होकर जाने देता है। अभी इस बात, ये टॉपिक पे बात ही नहीं चल रही। तो यहां पर जो आपके चालक और कुचालक हैं, यहां पर जो आपके चालक और कुचालक, उसकी जो परिभाषा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है सर। अर्थात बेटा जिसके पास ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत ज्यादा, वो क्या कर सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है, मतलब उस पर बहुत सारा धनावेश आ सकता है। तो विद्युत उत्पन्न हो गई ना, बहुत सारा धनावेश का तात्पर्य क्या हो गया, विद्युत आवेश ही तो क्या बोलते हैं। इस आवेश को यदि बहने नहीं दिया जाए तो यही क्या है, विद्युत। शुरू से पढ़ा क्या रहा हूं मैं आपको, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, चालक की परिभाषा आवेश के हिसाब से, मुक्त इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। क्या बेटा, चालक की परिभाषा अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग दी गई है। अभी किसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं आपसे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के हिसाब से, आवेश की कंडीशन में। तो बेटा चालक वह पदार्थ जिस पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जैसे कि सभी धातुएं, इनमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरी वाली बात करें, कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं इसको, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, लेकिन इतने कम कि उन पे आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात आ गई समझ में, तो मेरी बात इतनी आई समझ में। चालक और कुचालक, जैसे बेटा सभी धातुएं चालक हैं और लकड़ी, कांच, एबोनाइट वगैरह ये सब क्या है बेटा, आपके कुचालक हैं। ठीक है, चालक तथा कुचालक में अगर आपको अंतर पता करना है, चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं चालक तथा कुचालक में अंतर। कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, देखना धीरे धीरे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। यहां मैंने लिख दिया बेटा आपका चालक, और ये आपका लिख दिया बेटा, ध्यान से देखना, कुचालक। तो चालक में देखना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक, पहला क्या, इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक, कौन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम, शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। दूसरा अंतर क्या कह रहा है बेटा किताब में आपका, चालन, विद्युत चालन संभव है, विद्युत चालन, वही विद्युत धारा बहना, विद्युत चालन संभव है, इसमें चालन नहीं होता, चालन नहीं होता है, चालन नहीं होता है। तीसरे नंबर की बात करें बेटा हम, आवेश देने पर हाँ, यदि कोई भी बेटा चालक है, उसको हमने आवेश दिया, तो आवेश क्या होता है, इसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है। आवेश चालक के पृष्ठ पर फैल जाता है, ध्यान से, फैल जाता है। अंतर आप बहुत अच्छे से लिखोगे, और इस पर क्या होता है बेटा, एक ही बिंदु पर केंद्रित,
एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। सर समझ में नहीं आया इस बात का मतलब। अरे बेटा इस बात का अर्थ यह है कि जैसे ये क्या है, चालक पदार्थ है, इसको मैंने कहीं से आवेश दिया तो धनावेश दिया, तो ये धनावेश क्या होगा, इस चालक के पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा यदि ये चालक है, यदि ये चालक है, ठीक। और यदि ये बेटा कुचालक है, ये चालक की बात हो गई, और यदि ये कुचालक है, यही पदार्थ क्या था बेटा, कुचालक। कैसा है, कुचालक है यही पदार्थ। और मैंने इसको क्या दिया बेटा, आवेश दिया। चलो इधर से दे दो आप बेटा, कोई सा भी धनावेश दिया, तो ये क्या होगा, ये इसके इसी बिंदु पर रह के चला जाएगा, आगे नहीं बढ़ता है। समझ में आ गया, ये अंतर हो गया। और लास्ट वाला आप दे देना उदाहरण, चौथे नंबर पे बेटा उदाहरण में आपकी क्या आ जाएंगी, सभी धातुएं। ध्यान से क्या आ जाएंगी, सभी धातुएं। और कुचालक में क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। कुचालक में आपका उदाहरण आ जाएगा, आप ले लो कांच, प्लास्टिक, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, ये सब क्या है बेटा, आपके कुचालक पदार्थ हैं। बहुत सारे कुचालक पदार्थों के नाम मैंने अभी आपको बता दिए हैं। शुरू से अभी तक वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारे कुचालक मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये बेटा आपका हो गया क्या, कहां तक का टॉपिक हो गया बेटा आपका, चालक और कुचालक की बात हो गई, चालक और कुचालक की बात हो गई, जिसमें मैंने आपको अंतर भी बता दिया है। तो देखो अभी आज मैंने क्या बता दिया बेटा, आज मैंने आपको क्या बता दिया, और आप अभी कमेंट करके बताइए कि बेटा आज के लिए इतना ही काफी है कि फिर और ज्यादा बताएं। चलो सब बच्चे कह रहे हैं आ रहा है सर। अभी आज के लिए इतना ही काफी है, 40 मिनट की वीडियो, या फिर आप कहो तो मैं और बता देता हूं आगे। जल्दी बताइए, क्योंकि आपको एक दिन में इतना ही आपके लिए काफी है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। जल्दी से कमेंट करके बताइए आगे और पढ़ाएं कि सर ठीक है, आप ठीक है लिख दोगे तो यहीं पे वीडियो को रोक देंगे, आगे हम कल से और अलग वीडियो चालू करेंगे। जल्दी बताइए, कोई बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है। सो रहे हैं क्या सभी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी। लक्ष्मी बोल रही है ठीक है सर, समीक्षा बोल रही है ठीक है सर। तो अभी आप समझ जाएं बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि मैं इस चैप्टर को बेटा, इस चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। ध्यान से समझना, इस चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा मैं। तो टॉपिक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक पे से फिर कुछ भी प्रश्न